तो आज हम लोग जो है पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? हु ऑल कम इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में आता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। और अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने कल पढ़ा था वो हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया था। साथ में हमने गवर्नर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और इनके हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। और एडिशनली अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, ये दो। तो ये सारे जो है आपके एग्जीक्यूटिव में हो गए। मतलब कि एटलीस्ट कहाँ पहुंच गई, एटलीस्ट आपका ये एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब हो गया। और प्राइम मिनिस्टर भी हमने पढ़ लिया था। ये पोर्शन हमने कल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आ जाता है, राज्यसभा, लोकसभा। यूजली पार्लियामेंट का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है, यानी कि कानून बनाने का काम होता है। और इसी लेजिस्लेचर में से क्या निकलता है? एग्जीक्यूटिव निकलता है। कि मैंने आपको कल, मतलब एक दो दिन पहले आपको मैंने बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, यही एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर में से निकलता है। ठीक है, तो वो फंडे आपको क्लियर है ना? आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन। अब इसका क्या काम है? इसका काम है कानून बनाने का। और अब हम लोग ने प्रेसिडेंट तो पढ़ ही लिया है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। राज्यसभा हमारा क्या कहलाता है? अपर हाउस कहलाता है। ये हमारा लोअर हाउस कहलाता है। थोड़ा इन जनरल बात कर लेते हैं, फिर इन लाइंस पर पहुंच जाएंगे। जो हम डिस्कस ऐसे ही कर सकते हैं वो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में लोग कैसे अपॉइंट होते हैं? कोई आइडिया है? मैंने सब याद तो थे पर अब भूल गए, दिमाग से निकल गए सारा। अच्छा चलो, लोकसभा में लोग कैसे अपॉइंट होते हैं? वो तो अपन इलेक्शन के थ्रू होते हैं ना मैम। एग्जैक्टली exactly. हम क्या करते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, हम क्या करते हैं? हम वोट देते हैं। हमने वोट दिया। अभी हम सेंट्रल के वोट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन, यानी कि पार्लियामेंट। तो हमने क्या किया? हमने हमारे वही क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा एक पॉइंट बीच में रह गया था। जो हर पॉपुलेशन के हिसाब, ये तो मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होता है, सीट अलॉटेड होते हैं। जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स भी जो है वो यूपी की ही है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। अब जैसे जिस भी जगह पर बैठे हुए हो, तो वहां की इतनी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट होंगी। ठीक है। और उसमें क्या होता है, लोग खड़े हो जाते हैं, वोट इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर हम उनको वोट देते हैं। वो नंबर ऑफ वोट जिसको ज्यादा मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और वो कैसे बैठते हैं? एज एमपी जो है वो बैठते हैं अपने लोकसभा में। विजिट इन द लोकसभा। तो लोकसभा में तो ऐसे बैठते हैं। लोकसभा में 530 मेंबर्स होते हैं। और ये कौन होते हैं? जो हम जिन्हें चुनते हैं, वो लोग लोकसभा में बैठते हैं। और जो पार्टी जीतती है वो अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है, और प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम बनाता है। इतना फंडा क्लियर। बात आती है कि राज्यसभा में लोग कैसे अपॉइंट होते हैं। राज्यसभा में जो हम, ये तो हमने यूनियन का दिया था वोट। वोट हमने यूनियन का दिया था। जब वोटिंग स्टेट लेजिस्लेचर की भी तो होती है। मतलब व्हेन वी आर वोटिंग फॉर द विधानसभा, नॉट लोकसभा। विधानसभा के भी तो इलेक्शंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो वोट हम देते हैं उन वोट से सामने वाला क्या बनता है? MLA बनता है। ये लोग सब कहाँ बैठते हैं? स्टेट की जो असेंबली होती है उसमें बैठते हैं। ये MLA जो हैं, ये MLA में से क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव अपने ये चुनते हैं और वो लोग राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा में कोई डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल नहीं बैठते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल बैठते हैं, यानी कि जिन्हें हमने चुना है इन विधानसभा। ठीक है। उनमें से वो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राज्यसभा में भेजते हैं। समझ गए? तो ये लोग जो होते हैं राज्यसभा में होते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो 250 होती है, नॉट 230, इट्स 250। जिसमें से 238 तो ये MLA में से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं।
और बाकी के 12 लोग जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, लिटरेसी, जो भी एक्सपर्टीज है इसमें दी हुई है, उनमें से वो क्या करता है, नॉमिनेट करता है 12 लोग। समझ में आया? तो 250 पीपल इन राज्यसभा, जिसमें से 238 लोग जो हैं वो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। 12 लोग जो है प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। लोकसभा में 530 लोग होते हैं, और भी इसका भी देखेंगे जब लोकसभा पर आएंगे तब करेंगे। दूसरी चीज, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है ऐसा, डू यू नो? मैम 1/3 इसमें से डिसॉल्व होते जाते हैं, फिर बिल्कुल ऑटोमेटिकली सही, अपॉइंट होते जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 लोग जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। तो अगर हम ऑल टुगेदर कैलकुलेट करें ना कि अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बना है तो वो ऑल टुगेदर 6 साल के लिए मेंबर बनता है, ठीक है। मिनिमम एज जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो 35 है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर की चीजें देखते हैं क्या क्या है। देखो, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इट्स सुप्रीम लेजिस्लेटर। इट ऑक्यूपाइज प्रीएम सेंटर पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये पढ़ लेना, चलो। यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो आपका पार्लियामेंट का है। ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में कौन है, ये आपका अपर हाउस कहलाता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस कहलाता है, ठीक है, ये 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। स्टेट्स और यूटी दोनों से यहाँ पे सीट्स होती है वो अलोकेटेड होती है। कौन कौन होता है यहाँ पे, देखो 250 मेंबर्स होते हैं, 238 जो है वो स्टेट और यूटी से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के वो आते हैं। और 12 जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। द मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट आर दोज हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। इन चारों को याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में ये इनमें से कोई एक चीज वो डिफरेंट करके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है मैंने आपको बताया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओनली 3 यूटीज यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। बाकियों की पॉपुलेशन इतनी इनफ नहीं है कि उनका वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो। यूटी की बात हो रही है, ओके। फिर देखिए, फंक्शंस क्या है राज्यसभा के। राज्यसभा के फंक्शन ये है कि लोकसभा में अगर कोई बिल पास हुआ है तो भाई उसको राज्यसभा में क्या करना है, उसे पास करना है या पास नहीं करना है, क्योंकि दोनों मिलके ही क्या करती हैं, कानून को बनाती है। फिर इनकी पावर्स क्या है, राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन, therefore any matter that affect the state must be, ये अपने आगे का है, ये पढ़ेंगे आगे जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स है ना उसमें पढ़ लेंगे अपन। भी नहीं भी आज समझती कोई बात नहीं। क्वालिफिकेशन 30 ईयर ऑफ एज। अच्छा, मैंने 35 वहां गलत बता दिया था, 30 ईयर ऑफ एज है राज्यसभा की। ओथ लेंगे, किसके सामने लेते हैं, अपने चेयरमैन के सामने, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के सामने वही लेते हैं। हाँ, चेयरमैन के सामने ही लेते हैं वोट ये लोग, ठीक है। फिर देखिए, इनका टेन्योर अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हाँ, इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा, ठीक है। जैसे लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है। करंट जितने भी है ना आपके, करंट वाइस प्रेसिडेंट, करंट लोकसभा स्पीकर, ये सब आप पढ़ के जाइए। हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर, चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और वैसे तो ये वाइस प्रेसिडेंट है, फिर ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है। कभी कभी अपन ने देखा था कि अगर इन केस प्रेसिडेंट की सीट अभी वेकेंट है, मे बी बिकॉज ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन, है ना, इन सब वजह से, तो टेम्परेरी बेसिस पे ही एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑल्सो। जब ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो ही विल गेट द रेम्यूनरेशन एज अ प्रेसिडेंट, बट व्हेन ही
वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन की तरह है, तो फिर इनको इसी कैपेसिटी में अपना वो सब कुछ मिलता है। और अगर डिप्टी चेयरमैन, अगर नहीं, सॉरी, अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एब्सेंट है, तो डिप्टी चेयरमैन जो है, यानी कि, हाँ, ये जो है आपके एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट करेगा। मतलब चेयरमैन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन विल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फिर आते हैं लोकसभा। लोकसभा में देखिए अपन ने क्या देखा था, 550 है। 530 जो है वो तो आपके स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 20 सीट्स जो है वो यूटी की है। ठीक है, पहले जो है वो 2 एंगन मेंबर्स जो है वो कौन नॉमिनेट करता था, प्रेसिडेंट करता था, लेकिन नाउ अब ये नहीं है। दिस हैज बीन अमेंडेड नाउ, और अब ये नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 95th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है 2020 से। लोकसभा में कैसे बैठते हैं, मैंने आपको बताया कि भाई जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, हम जो इलेक्शन से इलेक्ट करते हैं, वही लोग जो है लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको कल बता ही दिया। एग्जीक्यूटिव लोकसभा चुनती है, वही प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पावर इनके पास क्या है, पावर अभी हम लोग बिल वगैरह का देखेंगे। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में इनिशिएट कभी भी नहीं होता। ठीक है, इट इज ऑलवेज इनिशिएटेड इन लोकसभा। फिर जो भी बजट वगैरह होता है वो भी लोकसभा में ही डिसाइड होता है कि भाई किसको कितना फंड जाना है, कौन सी किन किन चीजों के लिए, है ना। सब अपना अपना बजट रखते हैं और उस हिसाब से इनको पैसा मिलता है। तो ये जो फाइनेंस का मामला होता है वो भी ज्यादा पावर जो है वो लोकसभा के पास है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या पावर है, लोकसभा कंट्रोल दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर चुना गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने गए, लेकिन इनकी गद्दी जब तक है जब जब तक एमपी जो है का कॉन्फिडेंस इनके पास है। अगर एमपीज का कॉन्फिडेंस गिरा तो ये पूरी गिर जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, तो सबका एक दूसरे के ऊपर हमने डेलीगेशन डाल दिया, मतलब हमने अपने देश में किसी को राजा बनाया ही नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर सारे काम करता है हमारे देश में, तो स्टिल ही इज अकाउंटेबल टू समवन, उसे जवाबदेही है, अपने ही एमपीज को उसको जवाबदेही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो सारी ब्रीफिंग जो है करी गई थी, सबको बताया गया था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर जो है सेशन भी हुआ था पार्लियामेंट में कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे जिसको जो जो समस्या थी उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करे थे। इफ यू रिमेम्बर, न्यूज में था, अगर आपने देखी हो न्यूज तो इन सब को जवाबदेही है इनके ऊपर। कोई भी खुला सांड हमारे देश में नहीं है। ऑल दो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे तो सब खुले सांड चल करके चलते हैं, लेकिन रियलिटी में ये बट हमारा जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर है वो ऐसा है नहीं। ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरा ये चार्जिंग ऑन करूं जरा लैपटॉप। फिर इनकी क्वालिफिकेशन देखो, 25 ईयर ऑफ एज, और ओथ ये अपने लोकसभा स्पीकर के सामने लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो भी पार्लियामेंट ने ले डाउन कर रखी है, ये पार्लियामेंट रूल बनाती है कि भाई मिनिमम क्या 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 चाहिए, और ये सब वो लोग क्वालिफाई करते हैं। इनके लिए वैसे वो है, ये आपका कौन सा एक्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है ना, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी था ऊपर। इनके ऊपर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट लगता है, जिसके अकॉर्डिंग उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि ये मिनिमम मिनिमम करना है। जैसे कि अगर अपन उसमें देखें ना, उसमें था कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरी कैंडिडेट हैज टू डिस्क्लोज हिज ऑल दी एसेट्स, अपनी एजुकेशन के जो भी क्वालिफिकेशंस है वो सब डिस्क्लोज करनी है, अपनी एसेट्स को सबको डिस्क्लोज करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी हुई है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है। ठीक है, और वो है इसलिए भी है कि भाई, क्योंकि आपको पता है हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी पॉसिबल ही तब है जब किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी। अगर मेरे को ये नहीं पता सामने वाला जिसको मैं वोट देने जा रही हूँ वो है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है,
उसने क्या क्या अपने जीवन में किया है, क्या कितना कमाया है, किस तरीके से कमाया है। हाउ आई विल डिसाइड कि ये जो बंदा है ये सही बंदा है भी कि नहीं है ना। खाली एक मैनिफेस्टो देख के तो नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि ये बंदा अच्छा है, इसका मैनिफेस्टो अच्छा है। मैनिफेस्टो इज वन थिंग, बट अदर थिंग्स आल्सो रिक्वायर्ड टू नो बिफोर वी डिसाइड एनीथिंग अबाउट टू whom we are supposed to vote, to whom we are willing to vote। फिर टेन्योर देखिए, इसकी 5 साल की टेन्योर है और ये 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी के केस में इसका एक्सटेंड जो है वो टर्म जो है वो एक्सटेंड हो जाता है फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। और ये अ, एक बार इमरजेंसी जब एंड होगी तो उसके बाद 6 महीने से ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं करेगा, ये इमरजेंसी में देख लेंगे। फिर देखिए ऑफिशियल प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर होता है, रिमेन स्पीकर इवन आफ्टर लोकसभा इज डिसॉल्व टिल द नेक्स्ट हाउस इलेक्ट्स अ न्यू स्पीकर इन हिज और हिज प्लेस। तो ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर जो है लोकसभा के डिसॉल्व होने पर उसकी सीट नहीं जाती है। जब नेक्स्ट लोकसभा बनेगी अगले 5 साल के लिए, और फिर वो जब नया स्पीकर अपॉइंट होगा उसके बाद पहले वाला स्पीकर जो है वो अ, जाएगा। और स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग। अब इनके फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट की? लेजिस्लेटिव, ये हमको पता है कि भाई कानून बनाती है पार्लियामेंट। फाइनेंशियल फंक्शंस, किसको? ये कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी है। इट इज पार्लियामेंट टू डिसाइड कि भाई किसको कितना पैसा देना है, इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा देना है, डिफेंस मिनिस्ट्री को ये काम करने, इनको हम इतना पैसा देंगे। लेट्स सपोज सबके सबको सबका अमाउंट जो देना है करना है वो सब यहीं पर आता है। ठीक है। बजट अप्रूव कौन करती है? हर साल पार्लियामेंट करती है। इलेक्ट्रल फंक्शंस, पार्लियामेंट मतलब किस किस को इलेक्ट करती है? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है, डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करता है, राज्यसभा इलेक्ट इट्स डिप्टी चेयरमैन। तो मतलब ये लोग अपने अपने कुछ लोगों को भी अपॉइंट करते हैं। पावर ऑफ रिमूवल, जजेस को रिमूव करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर जो है वो इनके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपन ने आर्टिकल 13 पढ़ा ही। पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है भाई? ये लोग जो है एग्जीक्यूटिव किसको ऊपर वो है, आंसरेबल, अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट को आंसरेबल है। ठीक है। अब देखिए सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, समनिंग सेशन, ये मैंने आपको कल बताए थे। वैसे समनिंग मतलब कि आ जाओ, मीटिंग है, आ जाओ, बैठेंगे, सेशन है हमारा। ये हमारा 85 में दिखा है, ये हम लोग आर्टिकल अभी देख लेंगे वैसे। ठीक है। बजट सेशन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, जो जनवरी से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक रहता है। मॉनसून सेशन जो है वो आपका जुलाई से शुरू होकर जुलाई से अगस्त रहता है। विंटर सेशन आपका नवंबर से दिसंबर रहता है। ठीक है। एडजर्नमेंट मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई हम कल मिलेंगे। ठीक है। आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। और अगर मीटिंग टर्मिनेट हो जाती है बिना किसी टाइम और डेट के फिक्स किए हुए तो उसको कहते हैं एडजर्नमेंट सिन डाई। ठीक है। और ये कौन करता है? स्पीकर या चेयरमैन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। प्रोरोग का मीनिंग मैंने आपको कल बताया ही था कि ये सेशन खत्म होता है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 85 था यानी 86 था ये। एक बार बैरेक देख लेते हैं, बैरेक बैरेक में देखो 85 86 है।85 में मैम। इन आर्टिकल्स को एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है।
हाँ, बैरक से अपन लोग देख लेते हैं। तो देखो 84 में क्या कह रहे हैं, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन फिल अ सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड बी देखो, इज इन द केस ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट, इसमें एज आ गई 30 की एज होनी चाहिए राज्यसभा में, 25 की एज होनी चाहिए लोकसभा में। फिर सी, possess such qualification as may be prescribed in behalf by or under the law made by parliament। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो एक लॉ है जिसमें लिखा हुआ है क्या क्या होना चाहिए। 85 में देखिए, ये अपन ने कल भी देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम समन कर सकता है, यानी कि पार्लियामेंट को बुला सकता है सेशन के लिए। दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, गिवन इन क्लॉज 1 इटसेल्फ। क्लॉज 2, प्रेसिडेंट जो है वो आइदर हाउस को, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को ही वो प्रोरोग कर सकता है, और लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व मतलब कि लोकसभा को ही एंड कर दिया। ठीक है। फिर 86 देखिए, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू, ये तो अपन ने कल किए थे ना, मैंने आपको कल भी बताए थे। 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, है ना। और इसमें अब देखिए होता क्या है अपन ने ये देखा लोकसभा में, सॉरी 87 में ये कहा हुआ है कि जब लोकसभा 5 साल डिसॉल्व हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, और अब नई लोकसभा बन रही है, फिर से इलेक्शन हुए हैं। अब जैसे 2029 में इलेक्शन हो, फिर से 5 साल के लिए लोकसभा बनेगी, तो सबसे पहला जो सेशन होगा वो प्रेसिडेंट बुलाता है। अब अगर मान लीजिए कि सबसे एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला सेशन प्रेसिडेंट को ही वो करना है, बुलाना है, अगर नहीं बुलाया तो, अगर नहीं बुलाया तो क्या कुछ गड़बड़ है, जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो गड़बड़ हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक केस भी लिखाया था, रामदास वर्सेस अथावली, कल लिखाया था। उसमें एक लाइन लिख लीजिए, द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, the validity of proceeding of Lok Sabha cannot be challenged only on basis that the president did not address the house. The president did not address the house। ठीक है। अब हमारा जो आर्टिकल 88 है वो क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, जितने भी मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल है, ये पार्लियामेंट में अपीयर हो सकते हैं, ऑल्दो ये लोग वोट नहीं करते। दे हैव अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, बट दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। ठीक है। फिर यहाँ पे और ज्वाइंट सेशन दे रखा है, ज्वाइंट सेशन आगे है 108 में, ये आगे देखेंगे। अब देखो 89 में, बैरक में देखो 89 से 98, ये रफली आप ऊपर से पढ़ना। दिस इज ऑल अबाउट द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले नहीं आते थे, दिस वॉज अ ग्रे एरिया, छोड़ सकते हो, लेकिन अब देने भी लग गए हैं क्योंकि कहीं से भी पूछने लग गए हैं, तो इसको पढ़ लेना। बात वही है जो मैंने आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। ठीक है। ये कौन किसको रेजिग्नेशन दे सकता है, यही सब बातें इसमें है। ठीक है। अगर कोई सीट वेकेंट है तो फिर क्या होगा, तो चेयरमैन और स्पीकर के बाद, और सेम स्टेट का भी सेम ही तरीके का है, तो कोई कोई 1% का भी चेंजेस नहीं है इसमें। स्टेट में और पार्लियामेंट में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर अपन ने ओथ और क्वरम रह गया है, 100 वाला रह गया है, 99 पढ़ चुके हैं ओथ वाला। तो क्वरम क्या है भाई, अब रेजोल्यूशंस पास होते हैं
तो एटलीस्ट इतना मिनिमम तो रीच होना ही चाहिए। कितना मिनिमम? 1/10 ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, ये क्या है हमारा? क्वरम है। अब ये डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये आप पढ़ लेना खुद से ही। क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना। क्वेश्चन आर बेसिकली थोड़ा सा बता देते हैं। पहला घंटा जो होता है पार्लियामेंट में, वो होता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, फिर जब ये हो जाता है तो उसके बाद जीरो आर स्टार्ट होता है। जीरो आर का मतलब ये नहीं होता कि इंटरवेल हो गया है। बच्चे सोचते हैं कि इंटरवेल हो गया जीरो आर में, कुछ नहीं होगा। जीरो आर में क्या होता है? जीरो आर में मैटर्स को रेज किया जाता है प्रायर नोटिस देके। जैसे आजकल राघव चड्डा चड्डा जो है बड़े मैटर्स को रेज करते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स रन इन जीरो आर। ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, फिर अभी बिल, ये बिल वाला पार्ट अभी बाद में करेंगे। यहाँ तक अपन ने कर लिया है, डू इट लेटर। अब इसमें से आओ, बैरेक पर आओ। अब देखिए 101 से आप समझिए 105 तक, ये पांचों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 101 से 105। 101 बात करता है वेकेशन ऑफ सीट, कि कब सीट वेकेट हो सकती है। वेकेट कब हो सकती है? अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मेंबर आया है जो कि दोनों हाउसेस का मेंबर है, राज्यसभा का भी है और लोकसभा का भी है, तो उसे कहीं एक जगह से तो हटना पड़ेगा। नहीं हटेगा तो फिर वो दोनों जगह से जाएगा, सीट उसकी क्या हो जाएगी? वेकेट हो जाएगी। तो और क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो पार्लियामेंट में भी मेंबर है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मेंबर है, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये क्लॉज 2 कह रहा है। क्लॉज 3 बात कर रहा है कि अगर ऊपर के लिए दोनों में कह रहा है, तो क्लॉज 3 ए तो कह रहा है बिकम सब्जेक्ट टू एन डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन क्लॉज 1 2 ऑफ आर्टिकल 102। मतलब कि अगर 101 का क्लॉज 1 या क्लॉज 2 क्वालिफाई होता है, तो वो मेंबर 102 में क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और बी क्या कह रहा है कि अगर रिजाइन दिया है, तो अगर लोकसभा का अगर मेंबर होगा, एमपी होगा, तो वो स्पीकर को देगा, राज्यसभा का है तो वो चेयरमैन को देगा अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, इसका क्लॉज 4, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्लॉज 4 कह रहा है कि अगर कोई मेंबर 60 डेज के लिए कॉन्टिन्यूसली एबसेंट रहता है, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, तो फिर उसकी सीट क्या हो जाएगी? वेकेट हो जाएगी। लेकिन इन 60 डेज में ये वाले दिन काउंट नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कभी भी हाउस प्रोरोग हो गया, अडजर्न हो गया फॉर मोर देन 4 consecutive days, तो वो दिन को हम काउंट नहीं करेंगे इन काउंटिंग ऑफ 60 डेज। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, यहां से एमसीक्यू बनता है। अब देखो 102 डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेंबर जो है वो ऑलरेडी मेंबर है। नहीं नहीं, सॉरी, 101 में तो पर्सन इज ऑलरेडी मेंबर। 102 में अभी मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो लिखी हुई है। पहला कि ही शुड नॉट हैव होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने कल डिस्कस कर लिया था। फिर ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो भी मेंबर नहीं बन सकता, या फिर उसने कहीं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो भी वो यहाँ का मेंबर किसी भी हाउस का नहीं बन सकता है।
इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कोई अगर कोई लॉ बनाया है इन दिस रिगार्डिंग, तो इनकी एलिजिबिलिटी के लिए पार्लियामेंट जो है लॉ बनाते हैं और उनके लॉ है भी, तो वो अगर अबाइडेड नहीं, कंप्लाइड नहीं है, तो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। यहाँ पे अगर आप क्लॉज 2 पढ़ते हो तो बात कर रहा है पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर 10th शेड्यूल। व्हाट इज 10th शेड्यूल है? 10th शेड्यूल क्या कहता है? 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन पता है क्या है? पता है एंटी डिफेक्शन? नो एक मैम। काम करते हैं, इस एंटी डिफेक्शन को 2 मिनट में 105 के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक सीक्वेंस में रहेगा, अभी रुक जाओ। फिर देखिए 103 कह रहा है डिसीजन ऑन क्वेश्चन टू बी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। अभी अगर मान लीजिए कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। इसके रिस्पेक्ट में हमने कल डिस्कशन किया था, जो जया बच्चन वाला केस था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनको बोला गया कि भाई आप जो भी ऑफिस होल्ड करी हुई है, आप कोई ऑनरेरियम नहीं है, आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही जो है वो होल्ड करा हुआ है। तो क्या हुआ कि भाई बाकी के मेंबर्स, मैंने आपको बताया था, घबरा गए कि भाई हमने भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को किया हुआ है। तो फिर इन्होंने क्या किया, रातों रात लॉ सबसे पूछा कौन कौन किस किस ऑफिस में है, और उन सबको एक लिस्ट बना के लॉ पास कर दिया। अब इसको किसी एनजीओ ने चैलेंज किया कि भाई ये जो लॉ है ये ठीक नहीं है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 103 के हिसाब से कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई 101 में अगर अपन बात करें ना, तो 101 में प्रेसिडेंट की बात जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट अपने आप, सॉरी, 101 में मेंबर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? डिस्क्वालीफाई हो रहा है। भाई अगर उसने राज्यसभा लोकसभा दोनों में मेंबर है, कहीं की नहीं छोड़ी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? डिस्क्वालीफाइड है। तो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का अगर मेंबर है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है? डिस्क्वालीफाई हो रहा है। लेकिन 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, वो तब हो रही है जब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मैटर जा रहा है, और प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है कि डिस्क्वालीफाइड हुआ या नहीं हुआ। मतलब प्रेसिडेंट देखेगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई लॉ तो ऑलरेडी पास हो चुका है। अगर पास नहीं हुआ होता, जैसे जया बच्चन का मैटर गया, ठीक है ना, अभी तो लॉ पास हो चुका है और उसके हिसाब से अभी क्वालिफाइड है। समझ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आ, यहाँ पे प्रेसिडेंट तक पर मैटर गया ही नहीं है, तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन की बात कहाँ से आ गई? मतलब बाकी के लोग तो सेफ हो गए ना। समझ रहे हो मेरी बात? लॉ पास हुआ, बाकी लोग सेफ हो गए। अब डिस्क्वालिफिकेशन पर आप कैसे डिसाइड करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि द मियर फैक्ट कि लॉ पास हो गए तो सारे के सारे मेंबर डिस्क्वालिफाइड हो गए। डिस्क्वालिफाइड तो वो जब होंगे ना, जब मैटर कुछ होगा नहीं, कानून उस पर है नहीं, और मैटर प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने उसके हिसाब से डिक्लेयर किया है कि भाई तुम इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई हो गए हो 102 के अंदर। तो मैम केस आया तब तक तो लॉ नहीं था ना, उसके बाद बनाना लॉ तो। है लॉ। जो जया बच्चन का जो केस आया था उसके बाद बनना लॉ तो। जया बच्चन की बात नहीं हो रही है, बाकियों के मेंबर्स की बात हो रही है। जया बच्चन तो वॉज हेल्ड कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही होल्ड किया हुआ है। ओके ओके ओके। बाकी मेंबर्स की बात हो रही है, बाकी मेंबर तो सेफ हो गए। हाँ बाकी मेंबर तो सेफ होगा। यस, तो यही वाली बात थी। इसका केस भी तो लिखाया था मैंने आपको। CERS, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009, दिखाया था ना कल? हाँ, इसकी फुल फॉर्म तो है कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी।
या आप लिख सकते हो 102, 103। ठीक है, 104 क्या कह रहा है? 104 कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मेंबर है जिसको, जो वोट नहीं कर सकता था पर फिर भी उसने वोट कर दिया, तो देयर ही विल बी फाइन फॉर रुपीज 500। 500 को अंडरलाइन कर दीजिए। अब आते हैं 105। 105 में डिस्कशन है वो। ठीक है, देखिए, और ये इसमें है भी नहीं, नोट्स में भी नहीं। अब देखो 105 क्या कहता है, मैं 105 जो है, पहले तो ये ध्यान रखो कि 101, 102 एंड 103 ये तीनों डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 105 इज फॉर प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लोगों को, जो मेंबर्स होते हैं, इनको एक कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, जो प्रिविलेजेस 105 में गिनते हैं। अगर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ से लिया है, अगर हम यूके की बात करें, और तो हमने यूके से ये लिया है। यूके की पार्लियामेंट और हमारी पार्लियामेंट में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, मतलब अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो यूके की पार्लियामेंट जो है ना, इसके पास अनफेटर्ड पावर है। अनफेटर्ड पावर लेजिस्लेचर के, लेजिस्लेट करने के लिए, लेजिस्लेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके पास अनफेटर्ड पावर है। लेकिन हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है, उसके ऊपर एक लिमिट लगा रखी है। बताओ किस चीज की लिमिट लगी हुई है? कौन वायलेट नहीं करना कॉन्स्टिट्यूशन को। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर की। हम्म। बेसिक स्ट्रक्चर की जो है, एक लिमिट लगी हुई है। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि जो यूके की है और इंडिया की जो पार्लियामेंट है, वो दोनों सोवरन है अपने लिए। मतलब कि ये अंदर अगर कोई बात करते हैं, अगर ये कोई एक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा, उसको कोर्ट के बीच में नहीं लेके जाया जाएगा। अगर एक एमपी दूसरे एमपी को गाली देता है, हमने कई बार देखा है, फुटेजेस देखे हैं कि भैया मालूम पड़ा कुर्सियां उखाड़ 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 के फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पेपर्स फेंक रहे हैं, है ना? वो सारी जो चीजें हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर कोर्ट। हमने इतनी ब्रॉड पावर इनको दी क्यों है? ऐसा क्यों किया हमने कि पार्लियामेंट को हमने इतनी ब्रॉड पावर्स दी? कोई कारण समझ में आता है? सोचो, पार्लियामेंट का काम क्या है? हमारे लिए कानून बनाना, है ना? पॉलिसी मेकर है ये। तो अगर ये पॉलिसी मेकर है, अगर ये लॉ मेकर है, तो फिर हमें इतना फ्रीडम तो देना पड़ेगा ना कि ये फ्री होके किसी भी तरीके का डिस्कशन कर सके, अच्छा या बुरा। आज मैं और तुम अगर मान लो बैठ के हम अपने घर के लिए ही अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, हमें किसी एक डिसीजन पे रीच होना है, और उसी से हमें पता है कि हमारी बहुत मेजर चीजें जो है वो, आगे की लाइफ जो है उसी के हिसाब से चलेगी, कुछ मेजर डिसीजन लेना है घर में, तो क्या होता है? डिस्कशन होता है। घर में डिस्कशन पे क्या होता है? लड़ाइयाँ भी हो जाती, मालूम पड़ा हाई लेवल पर हो गई, हो जाती है। और वो होना भी जरूरी है, तभी तो आप एक सबके पॉइंट ऑफ व्यू रख के अपन क्या कर सकते हैं, कोई एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि पार्लियामेंट इज देयर टू मेक पॉलिसी फॉर अस, टू मेक लॉ फॉर अस, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि फ्री कम्युनिकेशन का अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाए। अगर वो किसी भी तरीके से बंधन में होंगे, अगर उन्हें किसी चीज का डर होगा कि यार मैंने ऐसा बोला तो मेरे ऊपर मानो बड़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल जाए, तो फिर तो
हर एमपी क्या करेगा, अपने आप को बचा के चलेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए इनको हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट दिया है। तो पहली प्रिविलेज क्या दी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर देखो मजे की बात, दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि इनका जो कंडक्ट है ना, अगर ये कोई कंडक्ट करते हैं, कि इसको भी कोई क्वेश्चन नहीं करा जाएगा कोर्ट में। अब एक बात बताओ, अब हुआ क्या, एक बार क्या हुआ कि मिली जुली सरकार थी हमारी, ठीक है। आ, कब की बात कर रही हूँ मैं? कहाँ है केस का नाम? नरसिम्हा राव का केस का फुल, चलो अभी मैं बताता हूँ। हमारी मिलीजुली सरकार थी। अब मिलीजुली सरकार में क्या होता है कि एक पार्टी है और उसमें दूसरे पार्टी के भी लोग हैं। अब जो पार्टी थी उसे पता था कि मैं अकेला, मेरी पार्टी वाले तो चलो दे देंगे, लेकिन जो मिली जुली वाली सरकार है हमारी, सबको एक साथ लेने के लिए मुझे इन्हें कुछ देना पड़ेगा, तभी ये पास करेंगे, नहीं तो ये लोग जो है इस बिल को पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम यही वोट देना, इस बिल पर वोट देना अपना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मतलब इन अ काइंड ऑफ ब्राइब किया, ठीक है, ब्राइब किया कि भाई तुम दे देना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तो मैं इस तरीके का बेनिफिट दे दिया जाए। और हुआ यूं कि भाई जो मेंबर्स थे उन सबने बिल पर अपना वोट दे दिया। फाइन। अब ये चैलेंज हुआ कि भाई आपने तो ब्राइब लेके जो है वोटिंग करी है, ये बिल पास किया है। अब एक तरफ तो क्या है कि पार्लियामेंट में कुछ भी कहा है, कुछ भी वोट किया है, इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी जगह ये ब्राइब का कहानी। अब आप मुझे बताओ, आपको हिसाब से क्या होना चाहिए? ब्राइब अलाउड होनी चाहिए, ब्राइब देके बिल को पास करना अलाउड होना चाहिए, या फिर हमारा जो प्रिविलेज दिया हुआ है उसी को आगे मान के चलना चाहिए? केस का नाम है एनवी नरसिम्हा राव का, केस का नाम क्यों नहीं दिख रहा है, ये रहा, एनवी नरसिम्हा, लीडिंग केस है, और इसको लेकर 2024 में दोबारा से लीडिंग केस हो चुका है, मतलब पास हुआ है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 का केस है, ठीक है। बताओ, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कि नहीं लॉन्च होना चाहिए? मैम आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि जो कंडक्ट आप पार्लियामेंट के सामने कर रहे हो वो उसके अंदर फॉल हो सकता है, पर ब्राइब ये अलग से आप कर रहे हो, ये पार्लियामेंट के सामने नहीं कर रहे आप। पार्लियामेंट के सामने नहीं कर रहे हो, बाहर कर रहे हो। हाँ। तो देखो यहाँ पे खैर इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखिए, वोटिंग जो होती है वो तो पार्लियामेंट के अंदर होती है, तो जो यहाँ वोटिंग हुई, अब भले ही किसी ने कुछ पैसे लिए, जो पैसे लिए मैंने माना, चलो अपन लोग लेके चलते पैसे, लेकिन वोटिंग अंदर हुई है, और अकॉर्डिंग टू 105 इस वोटिंग पर क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वोटिंग पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जिसने ब्राइब दिया है आपको, उसके ऊपर जरूर
चार्ज लग सकता है, क्रिमिनल चार्ज लग सकता है। जो ब्राइब दे रहा है उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग सकता है। लेकिन जो वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर ही वोट दे रहे हैं, तो भाई उनके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो इम्यून है। ठीक है, हमने उसको ये प्रिविलेज दी हुई है। अब फिर केस आया अपना सीता सोरेन। ये अभी लीडिंग केस है, रिसेंट केस है, सॉरी, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था कि ये जो इस तरीके की ब्राइब दी जा रही है, तो इससे तो हमारी डेमोक्रेसी क्या हो रही है, आप ऐसे समझो, डेमोक्रेसी हैम्पर नहीं हो रही? पैसा दो, वोट दे के आप बिल पास कर रहे हो। देयर इज अ प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस से, फिर वो बिल बनता है, फिर वो प्रेसिडेंट से असेंट होता है। अब यहाँ पे ब्राइब दे के आप 2/3 मेजोरिटी बना रहे हो और उसको पास कर रहे हो। ठीक है, तो सीता सोरेन में सबसे पहले क्या किया, ये आपका एनवी नरसिम्हा राव को, एनवी केस लिख दे रही हूँ मैं, एनवी केस को क्या किया, ओवर रूल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे क्या बोला था, जिसने ब्राइब दिया उसको इन्होंने चार्ज किया है ना। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भैया, ब्राइब अंदर दिया हो बाहर दिया हो, वोटिंग अगर ब्राइब के बेसिस पर हुई है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ही बनेगा, क्योंकि इट इज डेमोक्रेसी जो हो रही है वो इस पर हैम्पर हो रही है। क्योंकि आप ब्राइबरी करके डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हो। फाइन। तो ब्राइबरी के लिए इम्यूनिटी 105 में अवेलेबल नहीं है। आप ये दलील नहीं दे सकते हो कि हमने अंदर दिया था बाहर दिया था। अच्छा, दूसरी चीज है कि स्पीकिंग की अगर अपन बात करें, तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला तो इम्यून है। अब अगर आप पार्लियामेंट से बाहर आए और आपके पास कोई आया, जर्नलिस्ट आया, फिर आपने माइक पर कुछ बोला, फिर वो नहीं इम्यूनिटी में आएगा। ठीक है, कई बार होता है जो मेंबर्स होते हैं जब पार्लियामेंट से बाहर आते हैं तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उनके वो दिखाए जाते हैं, न्यूज क्लिपिंग्स दिखाए जाते हैं कि भाई इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला। तो वो पार्लियामेंट के बाहर आपने बोला है, एंड दैट इज नॉट सेड टू बी इम्यून। You will not get benefit of 105, but whatever you have stated inside the parliament, that is immune। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चैलेंज नहीं होगा कहीं पर। ठीक है, तो सीता सोरेन का केस याद रखेंगे, एनवी नरसिम्हा राव का केस हम लोग याद रखेंगे। 105 के साथ कनेक्ट होता है 122। ठीक है, अब मैं 120, एक बार 122 ओपन करूं। अब देखिए 122 क्या कह रहा है, हमने 105 में देखा कि अगर इंडिविजुअल मेंबर ने कुछ कहा है या फिर कुछ किया है, तो उसको यहाँ पर इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है, 105 में था। 122 क्या कह रहा है कि अगर किसी प्रोसीजर, इफ प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड इन पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट ने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं, भाई हमें ये प्रोसीजर तो फॉलो करना ही करना है। लेकिन अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो भी इसको कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। इसको भी हम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर को इम्यूनिटी दी गई है, यहाँ पे ऑल टुगेदर पूरे पार्लियामेंट का जो एक इंस्टीट्यूशन है इसको इम्यूनिटी दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो दैट जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन कंडक्ट conducts of parliament business। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने अभी आपको बोला था 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अब जैसे पार्टीज में आपने सुना जो मेंबर्स होते हैं, मालूम पड़ा कि आज आप पार्टी का मेंबर है, कल मालूम पड़ा कूद के जो है कांग्रेस का मेंबर बन गया, फिर कांग्रेस से कूद के मालूम पड़ा किसी और पार्टी का मेंबर बन गया, तो कूद ही मारते रहो, यहाँ से उठे वहां उठे वहां। अब अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर तो सरकार कैसे चलेगी? ठीक है, सरकार कैसे चलेगी? तो इसी को यही है अपना एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर मान लीजिए कोई मेंबर है, वो बिना नोटिस दिए ऐसे ही बिना कारण के इधर से उधर दल बदलू करे जा रहा है, तो ही इज सेड टू बी व्हाट, डिस्क्वालिफाइड। कहाँ पढ़ा था हमने? 102 में ही पढ़ा था अपन ने। 10th शेड्यूल में ये दिया हुआ है अपना, याद रखेंगे, इट इज गिवन अंडर 10th शेड्यूल। ठीक है, और 102 के हिसाब से वो मेंबर क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज एडेड बाय 91st अमेंडमेंट, याद रखिएगा, 91st अमेंडमेंट 2003। नहीं नहीं, 1985, 1985। और इसके लिए केस भी अपन लिखेंगे, की होलो की होलोहान, की होलोहान वर्सेस जाचीहू ची जाचिलहू, 1992। यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दिस वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, इस एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक मेंबर है जिसने दल बदल किया है एंड ही इज कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी डिफेक्शन, तो वो डिसाइड कौन करेगा? हु विल डिसाइड? इट इज स्पीकर हु विल डिसाइड। तो अब ये कानून में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई हुआ या नहीं हुआ ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन। यहाँ पर एक इसको ये तो बोला ही गया कि एंटी डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठाया गया कि जो स्पीकर का डिसीजन है, क्या ये डिसीजन जुडिशियली रिव्यू होगा या नहीं होगा, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है? ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू तो कैन नॉट लिमिट। तो स्पीकर का जो डिसीजन है दैट मतलब एटलीस्ट जुडिशियल रिव्यू उस चीज का तो हो ही सकता है ना, कि ये जो डिसीजन है ये डिसीजन आर्बिटरी नहीं है, ये तो रिव्यू किया ही जाएगा।
तो दिस इज द लीडिंग केस की होलो होलोहान, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। और इसमें दो बातें कही गई, एंटी डिफेक्शन लॉ एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। इससे क्या फायदा है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज की जो अनसर्टेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है, और भाई एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, 105 के साथ वी हैव कनेक्टेड विद द 10122, और 105 इंडिविजुअल मेंबर को प्रिविलेज दे रहा है, 122 ऑल टुगेदर पूरी पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहा है, इम्यून कर रहा है। ठीक है, बाकी इम्यूनिटी जो है इन लोगों को उससे भी मिलती है, अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। इफ यू हैव स्टडीड एवर सीपीसी, तो सीपीसी में दिया हुआ है किसी भी मीटिंग के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक अरेस्ट जो है सिविल मैटर के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इंटरनली पार्लियामेंट अपने मेंबर्स को भी क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है फॉर कंटेम्प्ट। स्पीकर जो है वो बोलेंगे कि भाई आप जो है इस तरीके से कंटेम्प्ट नहीं कर सकते पार्लियामेंट का। जैसे रिसेंटली भी मैंने देखा था, देयर वाज अ न्यूज की राघव चड्ढा वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो वो यहाँ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, पार्लियामेंट मेड अ लॉ। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है कि भाई इसके मेंबर्स को ये चीजों को फॉलो करना है, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं। ठीक है, नहीं किया होगा इसको सस्पेंड किया होगा। अब एक बार बैरेक देख लेते हैं। आपको उसका मीनिंग पता है क्या, ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये आपकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मीनिंग पता है आपको? देख लेते हैं हम लोग आगे। 106 सैलरीज एंड अलाउंसेस वो पार्लियामेंट डिसाइड कर। अच्छा, ये बिल वाला जो है ना, अब बिल वाला पोर्शन है यार, अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो फिर हमारा पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है, अच्छा, अब आप एक काम करना, यूनियन वाला तो मैंने आपको करा दिया, सेम थिंग इज इन स्टेट वाला। थोड़ा सा हमको ध्यान ये रखिएगा, वहां पे कौन कौन सी होती है, स्टेट असेंबली होती है और काउंसिल होती है। काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, नॉट इन एवरी स्टेट, ये एवरी स्टेट में। ठीक है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि किन किन स्टेट्स में काउंसिल नहीं है। ठीक है, ये आप देखोगे, और बाकी फैक्चुअल पार्ट ही इसमें डिस्कस करने होंगे, बाकी कुछ नहीं करना होगा, सेम ही चीजें, कुछ एक आध चीजों में चेंजेस हैं यहाँ पर, वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी यूनियन का लेजिस्लेचर, यूनियन का एग्जीक्यूटिव, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, ये हम कर चुके हैं। अगर कुछ रहता है तो यहाँ पे स्टेट का लेजिस्लेचर रह गया है, वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, और जुडिशरी हमने दोनों का देख लिया है, लोअर एंड हायर हम दोनों देख चुके हैं। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर देख लेंगे, इमरजेंसी के प्रोविजन हम लोग देख, और अभी इसमें, हाँ अभी इसमें फाइनेंशियल वाला पार्ट रह गया, बिल वाला पार्ट रह गया, तो ये देखेंगे, ये देखेंगे, और इमरजेंसी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, बाय बाय जी। ओके, थैंक यू मैम।